Assalamualaikum. Welcome to PMC Online Academy. Welcome back to PMC International Career Preparation Program. I am Dr. Mayum Tahir, CEO and founder of PMC Professional Hub. So today we are going to discuss about our last day of UK career pathway. So the topic for today is interview and reality check. तो आज हम इसको टेक्निकल सेक्शन में देखेंगे कि क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस किस कैलिबर के हो सकते हैं। तो NHS इंटरव्यूज़ में वो बहुत ज़्यादा असेस करते हैं इस चीज़ को कि आपने जो है कोई भी सिनेरियो कोई भी रिस्पांस जो है क्लिनिकल रीजनिंग के तो दिया हो, क्लिनिकल रीजनिंग आपने वहाँ पे शो करवाई हो और कोई भी आपने मेमोराइज आंसर ना दिया, यानी कि आपने आंसर्स पहले से याद नहीं कर लेने, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना। वो चेक करते हैं कि आपकी क्लिनिकल असेसमेंट रेशो किस तरह की है, आपकी क्लिनिकल असेसिंग की पावर, आपकी क्लिनिकल रीजनिंग की जो एबिलिटी है वो कैपेबिलिटी किस तरह की आप में है या नहीं है, ठीक है। तो वो मेमोराइज्ड आंसर्स को जो है ना असेस कर लेते हैं, ठीक है। रट्टा सिस्टम और जो नॉलेज बेस्ड आंसर्स होते हैं वो उनको जो है असेस करने की जो है ना उनमें बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। तो लिहाजा आपने जब उनके क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करना है तो मेमोराइज़ नहीं करना आंसर्स को, बस आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस कैलिबर के आंसर आपने देने हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है, आपको जो क्लिनिकल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल आपकी जो वर्किंग है वही आपको जो है ना इस फील्ड में इस इंटरव्यू में आपके काम आएगी, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के दौरान कि हाउ वुड यू असेस अ पेशेंट विद एक्यूट स्ट्रोक, कि एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट आ गया आपके पास, आप उसको असेस कैसे करेंगे। तो फिर यहाँ पर वो उनके भी आ जाती है कि आपकी खुद की असेसमेंट की एबिलिटी है वो किस तरह की है, ठीक है। तो हाउ वुड यू मैनेज अ पोस्ट ऑपरेटिव नी रिप्लेसमेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक पोस्ट ऑपरेटिव नी पेशेंट आ गया आपके पास, तो आप उसको उसकी रिप्लेसमेंट हुई हुई है तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट का सवाल आ सकता है, असेसमेंट का सवाल आ सकता है, ठीक है। वो आपसे ट्रीटमेंट प्लान के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर देता है कोई ट्रीटमेंट को तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अगर आपके पास केस लोड बहुत ज़्यादा है तो आपको 5 पेशेंट जो है वो कैटेगराइज करने पड़ते हैं, प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि आप पहले 5 कौन से पेशेंट्स को प्रायोरिटी देंगे, तो आपका क्या जवाब होगा। इस कैलिबर के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वो इंटरव्यू में क्या असेस करते हैं NHS वाले, वो असेस करते हैं कि क्लिनिकल रीजनिंग प्रोसेस, ठीक है, जो आपने रिस्पॉन्स किया वो क्लिनिकल रीजनिंग का जो है ना एक प्रोसेस आपने पूरा बताया हो वहाँ पर, ठीक है। फिर आता है पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी अवेयरनेस को वो देखते हैं कि आपकी असेसमेंट उस हवाले से करते हैं कि आप में पेशेंट सेफ्टी की अवेयरनेस है या नहीं है। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, कि आपको रिस्क का पता है या नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच, कि आप डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। एस्केलेशन प्रोसेस, एस्केलेशन प्रोसेस में वो देखते हैं कि आप जो है कोई भी प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट प्लान लेकर चल रहे हैं, तो आपका एक पूरा का पूरा आपका एक चार्ट होना चाहिए, एक पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होना चाहिए जिसको आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। वो देखते हैं कि आपको ने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कोई आपने पेशेंट का इश्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो आपका एक पूरा जो है आप छोटे से बड़े गिर जाएंगे कि पूरा प्रोसेस होता है कि जैसे टास्क 1 टास्क 2 आता है ना, तो आप वो देखते हैं कि आपने टायर 1 जो आपका है, यानी कि फ़र्स्ट स्टेप आपका किस तरह का है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, पेशेंट को असेस करेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। थर्ड स्टेप में आपने पेशेंट को जो है असेसमेंट प्लान देखना है। फोर्थ स्टेप में आपने एग्जीक्यूट कर देना है ट्रीटमेंट को, ठीक है। ये होता है एस्केलेशन प्रोसेस जो कि उन्होंने देखना होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आंसर्स जो आप दे सकते हैं उसमें क्या इंक्लूड होगा, क्या स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट प्लान, अपना कोई भी असेसमेंट प्लान हम उनको बता रहे हैं तो स्ट्रक्चर्ड हो, एस्केलेशन प्रोसेस इसे कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट प्लान को, ठीक है। एक पूरा स्ट्रक्चर के साथ आप बता रहे हैं उनको असेसमेंट प्लान। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपको पता हो, ठीक है, उनका बताएं। ट्रीटमेंट रैशनल, ट्रीटमेंट के बारे में बताएं। आउटकम मेजर्स क्या होंगे उनके बारे में बताएं। मल्टी डिसिप्लिनरी कम्युनिकेशन, इस बारे में जो है आप अपने आंसर्स को इंक्लूड कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। ये कीवर्ड्स हैं जो कि आपने अपने आंसर्स में इंक्लूड करने हैं तो आपके आंसर स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है।
वो देखते हैं कि सेफ़ हो जो कैंडिडेट के आंसर्स हैं, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग कैंडिडेट की, ठीक है। वो जो भी प्रोसीजर को, जो भी असेसमेंट, जो भी आउटकम मेजर्स बता रहा है उसमें सेफ्टी मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस एट दी टॉप हो, ठीक है। और जो कुछ भी आप बता रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड हो, ठीक है। वो ये नहीं देखते कि आपके में परफेक्शन क्या है कि आप आंसर दे रहे हैं, आप रट्टा सिस्टम के साथ आपने सारा मेमोराइज़ किया हुआ, वो नहीं, ये नहीं देखते। वो देखते कि आपकी आंसर्स में किस लेवल की जो है ना सेफ्टी पाई जा रही है, किस लेवल की एविडेंस बेस्ड थिंकिंग आपकी पाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर इंटरव्यू क्वेश्चंस को। ये बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन जो बेसिकली इवैल्यूएट करता है आपके प्रोफेशनलिज्म को और एनएचएस की वैल्यू के अलाइनमेंट को, ठीक है। एनएचएस वैल्यू जो है उसकी जो रूल्स हैं उसके ऊपर रिलाई करते हैं, ठीक है, ये बिहेवियरल इंटरव्यू सिस्टम, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल्स क्या आ सकती हैं आपकी बिहेवियरल इंटरव्यू की। वो पूछ रहे थे कि टेल अस अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट इन अ टीम। जब टीम्स में तजाद आ जाए तो क्या करेंगे आप, ठीक है, क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है टीम में, ठीक है। डिस्क्राइब अ टाइम यू मेड अ क्लिनिकल मिस्टेक। कोई वक्त बताएं, वो टाइम बताएं कि आपने कोई क्लिनिकल मिस्टेक की हो, ठीक है। हाउ डू यू हैंडल डिफ़िकल्ट पेशेंट्स को आप कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। ये भी बिहेवियरल इंटरव्यू के एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सेफ गार्डिंग अवेयरनेस, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इस तरह के बिहेवियरल इंटरव्यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए है कि जो एस्केलेशन मेथड है, जो प्रोसेस है, स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, तो आपने ये है कि आपने स्टार मेथड यूज़ करना है, ठीक है। एस स्टैंड फॉर सिचुएशन देखनी है, टी फॉर टास्क क्या है, आपका एक्शन क्या करना है आपने, और आर फॉर रिजल्ट और उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। ये आपने इस मेथड को वो बहुत ज़्यादा फोकस देती हैं, आपने इसको लेकर चलना है। स्टार मेथड अपनी ज़िंदगी में इसको आम कर लें। आप अपने क्लिनिक में भी काम कर रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल्स में आपका खुद का क्लिनिक है, किसी क्लिनिक का सेटअप पे काम कर रहे हैं, आपने स्टार मेथड को फॉलो करना है, इसको अपनी ज़िंदगी का अज़्म बना लें, ठीक है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपने जो भी ट्रीटमेंट करना है आपने स्टार मेथड को फॉलो करते हुए करना है, ठीक है। चाहे आप अब्रॉड जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में हैं तो आपने इस मेथड को फॉलो करें, ठीक है, स्टार मेथड को। नेक्स्ट वीज़ा की बेसिक्स क्या आ जाती हैं। मोस्ट इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाई अंडर स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सर्ड बाय NHS ट्रस्ट। ज़्यादातर जो इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन्होंने अप्लाई करना है तो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि NHS ट्रस्ट स्पॉन्सर करती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जनरली इंक्लूड क्या आती हैं रिक्वायरमेंट्स में स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, कि आपका जॉब ऑफर हो, लाइसेंस स्पॉन्सर हो, ठीक है, जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो लाइसेंस हो वहाँ का, ठीक है। HCPC रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए आपकी, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी शो करवाएं, सैलरी मीटिंग वीज़ा थ्रेशोल्ड, जो वीज़ा की थ्रेशोल्ड है उस आपकी सैलरी उसे मीट कर रही हो, ठीक है। एम्प्लॉयर यूजली प्रोवाइड, एम्प्लॉयर क्या प्रोवाइड करेगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा, ठीक है, अगर आपकी जॉब वहाँ पर लग गई है। ऑलवेज वेरीफाई अपडेटेड वीज़ा रूल्स बिफोर प्लानिंग। आपने हमेशा जब भी अप्लाई करना है अपडेटेड वीज़ा रूल्स को देखना है, क्योंकि चेंजिंग्स होती रहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सैलरी स्ट्रक्चर को NHS बैंड के अकॉर्डिंग। NHS की जो सैलरीज है ना वो फॉलो स्ट्रक्चर्ड बैंडिंग, ठीक है, वो स्ट्रक्चर्ड बैंडिंग को फॉलो करती हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट स्ट्रक्चर क्या है, बैंड 5 में जो एंट्री लेवल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, ठीक है, बैंड 6 में स्पेशलिस्ट और सीनियर होते हैं, ठीक है, और बैंड 7 में कौन से होते हैं, एडवांस्ड और प्रैक्टिशनर होते हैं, ठीक है, जो कि टीम लीड करते हैं, ठीक है। सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, आपका कौन से बैंड में आप लोग हैं, ठीक है, उस बैंड के से रिलेटेड आपकी सैलरी लगती है। लोकेशन देखते हैं, ठीक है, लोकेशन की जैसे लंदन जो है उसका वेटिंग हाई है, उसकी जो है ना पे सैलरी रेशो वो हाई होती है, लंदन की हाई रेशो है, ठीक है, सैलरी की। ये चीज़ याद रखिए, यूके की जो सैलरी है ना वो मस्ट बी बैलेंस्ड अगेंस्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग। आप जहाँ पर रह रहे हैं जिस एरिया में, यूके के जिस सिटी में, तो उस एरिया के हिसाब से सैलरी होती है, क्योंकि आपने वहाँ पर रेंट पे करना होता है, ट्रांसपोर्ट की फ़ी होती है, ठीक है, टैक्स यूटिलिटीज़, उस सब को देखते हुए आपकी सैलरी लगती है। और एक दफ़ा आप यूके चले जाते हैं कहीं अब्रॉड में, तो वो आपको फिर किसी बिल्स वगैरह के किसी फाइनेंस का इशू नहीं आता, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी हर चीज़ वहाँ पर इंश्योरेंस चल रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, आपकी सैलरी भी इसी तरह लगती है कि आपको कोई फाइनेंस का इशू ना आए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे करियर पर्सपेक्टिव के हवाले से।
इसमें हम देखेंगे वर्क कल्चर इन द यूके में वर्क कल्चर क्या है। यूके हेल्थ केयर जो है वो हाईली रेगुलेटेड है, डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हैवी है उसकी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, पेशेंट ऑटोनॉमी फोकस्ड है, ठीक है। आपने जो है डॉक्यूमेंट को अपनी हर असेसमेंट का जो है ना उसके डॉक्यूमेंट्स बना के रखने हैं, उसको राइट डाउन करना है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट रखना है, हवाओं में बात नहीं करनी, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना है, ठीक है। सेफ गार्डिंग प्रोटोकॉल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। इक्वालिटी एंड डाइवर्सिटी प्रॉपर्टीज़ को आपने उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ की, जो इक्वालिटी है, जो रूल्स हैं उसको रिस्पेक्ट दें, ठीक है। अपने स्कोप में रहकर प्रैक्टिस करें, ठीक है। जो प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी है वो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे रियल चैलेंजेस को, कि आपने वहाँ पे रियलिस्टिक रहना है, ठीक है। कॉमन डिफ़िकल्टीज़ क्या आ सकती हैं, वेदर अडाप्टेशन, वेदर की अडाप्टेशन की वहाँ पे ठंड होती है, क्या आपने उसको माहौल में कैसे खुद को ढालना है, ठीक है। होम सिकनेस हो सकती है कि आपको जॉब्स के मामले में आप बहुत अगदो कर रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है, ठीक है, घर में रह रहा है कि आपको जो है ना होम सिकनेस होगी। दूसरा, आप होम सिकनेस को इस लेवल पर लेके आ सकते हैं कि आप अब्रॉड हैं तो आपको अपने वतन की याद आ रही है, आप अपनी जो है फैमिली को मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये चैलेंज आ सकता है आपके लिए। वहाँ पर कल्चर एडजस्टमेंट आ सकती है तब, क्योंकि कल्चर आपका फ़ौरन से वहाँ पर जो कल्चर चेंज होता है, लेकिन आपने अपने जो है माहौल को उनके मुताबिक ढालना होता है, लेकिन अपने दीन को, अपने इस्लाम को आपने वहाँ जाकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। अपने दीन पर कायम रहना है, ठीक है। एक्सेंट कॉम्प्रीहेंशन इनिशियली, ठीक है, जो आपका जो बोलने का एक्सेंट है उसको आपको शुरू में डिफ़िकल्टी होगी, एक्सेस तक आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। हाई डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड्स होंगे, ये चैलेंज बेस्ड आएगा। परफॉर्मेंस प्रेशर ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड होता है 3 मंथ से 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। उसमें आपको वहाँ पर प्रेशर फील होगा कि आपको बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, ठीक है। ज़्यादा इंटरनेशनल फिजियोथेरेपिस्ट महसूस करते हैं कि इम्पोस्टर सिंड्रोम इनिशियली। इम्पोस्टर यानी कि आपने इतनी प्रैक्टिस की होती है, इतना आपको आता होता है, लेकिन आप वहाँ जाकर जब देखते हैं कि वहाँ पे हर चीज़ रूल्स के मुताबिक वो इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाई जो मुझे आता है ना वो कुछ भी नहीं है, मुझे आता ही कुछ नहीं है। ये चीज़ अपने आप में कॉन्फिडेंट रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, अपने खुद में कॉन्फिडेंस रखें, अपनी हर चीज़ को, अपनी हर क्लिनिकल वर्किंग को, क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन को, अपने जो आपने सीखा हुआ है सबको कॉन्फिडेंटली इम्प्लीमेंट करें और मज़ीद चीज़ों को वहाँ पर सीखें, ना कि इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाए, ना कि जो है एहसास से कमतरी का शिकार हो, ठीक है। बाज़ होता है कि आपको फर्स्ट 3 मंथ्स जो प्रोबेशन पीरियड होता है 3 या 6 मंथ्स का, आपको एंजाइटी फुल हो जाती है, ठीक है। तो इस पर ये जो है चैलेंजेस आते हैं, तो आपने इस पर स्टेबल रहना है, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहें जो कि आपको हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। इससे आपको जो शौक़ है ना वो कम होगा, ठीक है। तो आपने जो अपने आप को भी प्रिपेयर्ड रखना है, बी एक्टिव, बी एफिशिएंट और फेस द प्रॉब्लम, ठीक है। अपनी मैन पावर को लूज़ नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम देखेंगे इमोशनल रेडीनेस को। तो मूविंग टू द यूके इज़ नॉट ओनली प्रोफेशनल, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल। यूके या किसी भी कंट्री में जाना कोई प्रोफेशनल नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल है, क्योंकि आपका पूरा एक माइंडसेट डिफरेंट होने जा रहा होता है। आपने वतन को छोड़े होते हैं, आपका कल्चर, आपका वेदर, आपकी फैमिली, हर चीज़ जो है वहाँ पर जाकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। आपको चैलेंजेस आ रहे होते हैं, फैमिली के साथ जा रहे हैं, फैमिली के बगैर जा रहे हैं, तो आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इनिशियली, ठीक है। अपने आप से कभी पूछें जब अगर आप बाहर जाने का प्लान करें कि क्या मैं इंडिपेंडेंटली अडाप्ट कर सकता हूँ, क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ स्ट्रक्चर सुपरविजन को, कि मेरे ऊपर जो है स्ट्रक्चर्ड सुपरविजन हो रही है, मेरे ऊपर मुसलसल निगाहदाश्त की जा रही है, मुझे देखा जा रहा है, मुझे अंडर सुपरविजन रखा जा रहा है, तो क्या मैं ख़ुद को इस काबिल समझता हूँ कि मैं अगले के सुपरविजन में काम कर सकूँ, ठीक है। कईयों को नहीं पसंद होता कि हम लोग किसी के अंदर काम करें, तो ये उनके लिए ख़ास तौर पर तो आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है, ठीक है। क्या आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड हैं अपने इनिशियली मंथ्स को सर्वाइव करने के लिए, जो वहाँ पे आपको आकर मुश्किल आएगी, तो आपके पास बैकएंड में पैसे वगैरह आपके फाइनेंस होने चाहिए कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ठीक है। क्या आप स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें जो हैं आपको इमोशनली टारगेट करती हैं, ठीक है।
जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि आपकी क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो अपने मेंटल सिचुएशन को ना काम रखें, ठीक है, फोकस रखें और बी ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग को। एक जब आप सेटल हो जाएंगे तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं बैंड 6 को, ठीक है, विद इन 1 to 3 ईयर्स में, ठीक है। स्पेशलाइज कर सकते हैं आप MS के न्यूरो रेस्पिरेटरी ICU में, ठीक है। एंटर लीडरशिप रोल्स में एंटर हो सकते हैं। मास्टर्स को स्टार्ट कर सकते हैं, अपना एडवांस प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लोर इंटरनेशनल मोबिलिटी, ठीक है। आप आगे जाकर HCPC के बाद आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिडिल ईस्ट में भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ रिक्वायर्स, क्या चाहिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कि आप कंटिन्यूस CPD अपने कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को फोकस रखें, ठीक है। अपनी फील्ड में स्टडी करते रहें, वर्किंग करते रहें, शॉर्ट कोर्सेज, वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करते रहें, कोई ना कोई काम वर्कशॉप्स वगैरह अपनी फील्ड में करते हैं ताकि आपकी CPD कंटिन्यू रहे, ठीक है। अपने जो है रिसर्चेस में इन्वॉल्वमेंट रखें, ठीक है। रिसर्च करें, नहीं कर रहे तो एटलीस्ट अपने ऑथर्स वगैरह में नाम लिखवाएं ताकि आपके रिसर्चेस में नेम एंट्री हो, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो बनाएं, ठीक है। लीडरशिप स्किल की डेवलपमेंट करें अपने अंदर, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था सारा, ठीक है। आपने इसमें क्या कुछ जो है अपना देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा NHS इंटरव्यू एक्सपेक्टेशंस को, ठीक है। आपको पता चला होगा कि NHS इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस के आंसर्स का आपको पता चला होगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्ड आपने आंसर्स देने हैं, ठीक है। वीज़ा बेसिक्स का आपको पता चला होगा कि क्या वीज़ा बेसिक्स हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड सैलरी रियलिटी वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है, ठीक है। इमोशनली प्रिपेयर्ड रहना है आपको, बी इमोशनली प्रिपेयर्ड, ठीक है। हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट UK प्रैक्टिस, ठीक है। प्रोफेशनलिज्म शो करें, ठीक है। अपने इमोशंस को टैकल करने की कोशिश करें। फील कॉन्फिडेंट येट ग्राउंड, ठीक है। बजाय ये कि आप हिम्मत आ जाए, अपने आप को फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो ये थी आज का टॉपिक। नेक्स्ट मैं आपको बताती चलूँ कि लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ और एग्ज़ाम्स के बारे में कि लाइसेंसिंग बॉडी और कंट्री, ठीक है। ये वो कंट्रीज़ हैं, ये वो लाइसेंसिंग बॉडी है जो कि आपको HCPC के बाद एग्ज़ाम से एग्ज़ाम्प्ट कर देती हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट DHA का एग्ज़ाम देने जाते हैं दुबई के लिए DHA का एग्ज़ाम, तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। मुश्किलें या ईजी है जो भी है, आपको दोबारा से रीप्ले होना पड़ रहा है, क्या सीन है, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा तभी आपको DHA का लाइसेंस मिलेगा। तो आप दुबई में काम कर सकते हैं अगर जो लोग दुबई जाना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अबू धाबी में आपको एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने के लिए आपको DOH का लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आपने इसका भी एग्ज़ाम देना होगा आपको, ठीक है, DOH का, ताकि आपको अबू धाबी का लाइसेंस मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट HAAD ये DOH का प्रीवियस नेम है, ठीक है। ये सेम एज दैट ऑफ DOH, ठीक है। MOH ये नॉर्थ इमारात UAE का एग्ज़ाम है जिसमें शारजा, अजमान, रियासत खामा, फुजेरा, उम्मुल क्वाइन आ जाता है, जो कि MOHAP ये जो है ना इस MOH के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम भी आपको देना पड़ेगा अगर आपने नॉर्दर्न इमारात UAE में काम करना है तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। सऊदीया के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है SMLE का, ठीक है, जो कि SCFHS जो है ना इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको एग्ज़ाम्स प्लस प्रैक्टिकल देना पड़ता है, ठीक है। AHPI की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो एग्ज़ाम है ऑस्ट्रेलिया का वो आपको ऑस्ट्रेलिया जाकर देना होगा, ठीक है। और जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में काम करने के लिए आपको APC का एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। और साथ 2 लैंग्वेज एग्ज़ाम भी होते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड के। तो ये देना पड़ता है तभी आप जाके न्यूजीलैंड में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। सो जिन्होंने HCPC करवाने का इरादा कर लिया है या नहीं किया, या करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, या जिन्होंने करवा ली है, उन सब के लिए गुड न्यूज़ है कि उन सब के लिए ये सब एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्प्ट हो जाते हैं। दुबई के एग्ज़ाम के लिए आपको DHA का लाइसेंस HCPC के डाटा फ्लो आप करवाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आपको DHA का लाइसेंस मिल जाता है। इसी तरह अबू धाबी के लिए आपको डाटा फ्लो होता है, आपको DOH का लाइसेंस मिल जाता है। इसी तरह MOH का लाइसेंस आपको मिल जाता है नॉर्दर्न इमारात UAE में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम करने के लिए विदाउट एग्ज़ाम, ठीक है।
SMLE सऊदीया का एग्ज़ाम, इसकी ज़रा कन्फ्लिक्शन है, इसका मैं आपको कन्फर्मेशन नहीं दे रही, ठीक है। इसका अभी समझिए एग्ज़ाम है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये एग्ज़ाम भी आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं, ठीक है। HCPC के बाद अगर आप न्यूजीलैंड का करवाते हैं तो आपका न्यूजीलैंड का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता, ठीक है। न्यूजीलैंड के 2 जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है वो होते हैं, वो अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू करवा रहे हैं, कंसल्टेंट जो है इस चीज़ के लिए पूरे ही कंसर्न होते हैं, वो सबकी जो है कर रहे होते हैं रजिस्ट्रेशन, उनको आइडिया होता है कि क्या एग्ज़ाम है, तो वो आपके बिहाफ पर वो 2 जो लैंग्वेज एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कंसल्टेंट के थ्रू करवाएंगे तो आपकी HCPC भी 100% जो आपको बगैर किसी रिजेक्शन के इशू हो जाएगी। ये 3 to 4 मंथ्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स लग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि कंसल्टेंट्स जो है सबके अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो उनकी केस स्टडी हर चीज़ जो है ना एक्यूरेट होती है। मैंने खुद कंसल्टेंट के थ्रू करवाया था, तो मेरा भी जो है सीन बहुत स्मूथ रहा है, कोई रिजेक्शन, कोई इशू नहीं आया, कोई ईमेल ऐसे नहीं है कि आपका फ़लान डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपने यहाँ पर ये चीज़ गलत किया। तो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चला था, ठीक है। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो एग्ज़ाम्स के साथ 5 to 6 एग्ज़ाम्स होता है, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के, उसमें प्रैक्टिकल भी होता है, वो जाके आपको ऑस्ट्रेलिया देना पड़ता है। अगर आप HCPC कर लेती हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड को प्रोसीड करती हैं, फिर उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया को प्रोसीड करती हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम देना एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। HCPC के बेस पर न्यूजीलैंड हो जाता है, HCPC और न्यूजीलैंड के बेस के ऊपर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ठीक है। तो जब आप HCPC करवाते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ़ वेज खुल जाते हैं इंटरनेशनली वर्किंग के, इंटरनेशनली सेटलमेंट के, इंटरनेशनली रजिस्टर होने के, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ़ पाथवेज हो जाते हैं। तो इसीलिए जो HCPC समझे कि आपका एक डोर है जो कि आपको डिफरेंट वेज़ में मूव करवा देता है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाकी कोई इशू हो, अगर आप कंसल्टेशन चाह रहे हैं उस हवाले से, तो यू कैन कॉन्टैक्ट DM मी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आ जाती है हमारी एब्रीविएशंस। DHH जो है ये दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एग्ज़ाम होता है। DOH डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है। HAAD जो कि ओल्ड नेम ऑफ DOH है, हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी। MOH मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होता है, ठीक है। AHPRA जो है ये ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रोफेशनल रेगुलेशन अथॉरिटी है, एजेंसी है, ठीक है। APC एनुअल प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। ये सब जो हैं लाइसेंस होते हैं, ठीक है। बाकी आपने इस लास्ट लेक्चर का आउटकम देख लिया होगा, ठीक है। बी कॉन्फिडेंस, बी रियलिस्टिक टू योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चंस हों तो आप उसको मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ये हैं UK फिजियोथेरेपी करियर ब्लूप्रिंट कंप्लीट एंड जस्ट एप्लीकेंट किट है। ये 9 डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि पेड है। सर्टिफिकेट भी इसका पेड है, ठीक है। 500 फ़ी है सर्टिफिकेट की, ठीक है। जिन्होंने सर्टिफिकेट देना है वो DM करें, फ़ी पे करें, फॉर्म फिल होगा, ठीक है, आपकी एंट्री होगी और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और ये 9 डॉक्यूमेंट्स है। बैंड 5 NHS स्टैंडर्ड CV फॉर्मेट। बैंड 5 का CV फॉर्मेट क्या है? बैंड 5 की जॉब्स अप्लाई करने के लिए, बैंड 5 की जॉब्स अप्लाई करने के लिए जो सपोर्टिंग स्टेटमेंट का टेम्पलेट है ये वो है, ठीक है। सपोर्टिंग स्टेटमेंट जो दी जाती है अप्लाई के लिए वो क्या है, ठीक है। ये मैंने टेम्पलेट बना के रखा हुआ है और CV का भी टेम्पलेट है, ठीक है। इस तरह बैंड 6 की CV का भी टेम्पलेट पड़ा हुआ है मेरे पास, जो कि मैंने बना के रखा है। और बैंड 6 की जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी टेम्पलेट PMC ने बना कर रखा हुआ है, ठीक है। HCPC एप्लीकेशन चेकलिस्ट। HCPC के लिए जो आपने एप्लीकेशन अप्लाई करनी है उसकी चेकलिस्ट क्या है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ये उसका डॉक्यूमेंट है, ठीक है। HCPC रिजेक्शन केस स्टडी, क्या क्या रिजेक्शन रेशो आ सकते हैं, क्या क्या इशूज़ आ सकते हैं, ये उसकी केस स्टडी है, ठीक है। डिफरेंट केसेस यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या इशू आ सकता है, किस किस इशू से आप बच सकते हैं और आपको बचना चाहिए, ठीक है। मॉक इंटरव्यू, ये मॉक इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें समझे कि आप खुद अपना एक इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी को कह के आप देख सकते हैं कि आपको इंटरव्यू लिया जा रहा है। ये एक मॉक इंटरव्यू है कि आपका मॉक इंटरव्यू सेशन हो रहा है, ठीक है। ये एक सैम्पल मॉक इंटरव्यू है, ठीक है, जो आपको रेडी कर सकता है अपकमिंग NHS इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब्रोड इंटरव्यूज़ वगैरह ऐसे रहते हैं, ठीक है। NHS इंटरव्यू क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन आ सकती है NHS में, क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो ये कोई 25-30 आई थिंक के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाउन किए हुए हैं विद इनके इनके सैम्पल आंसर्स, ठीक है। मॉडल आंसर्स भी साथ दिए हुए हैं जो आपको आइडिया हो सकता है कि आपने आंसर्स किस कैलिबर के देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा 9th लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है स्टेप बाय स्टेप HCPC एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी।
जो HCPC की एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी है वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताई गई है किस तरह से फॉलो अप करना है, ठीक है। बाकी जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स बाय करने हों तो वो भी DM कर सकते हैं। पर डॉक्यूमेंट की फ़ी है 1000, ठीक है। और जो PMC से रजिस्टर्ड हैं उनको जो है 50% हर डॉक्यूमेंट पर डिस्काउंट होगा, ठीक है। 9 डॉक्यूमेंट्स इज इक्वल टू 9000, ठीक है। एंड जो PMC से रजिस्टर्ड हैं उनके लिए 50% डिस्काउंट 4500 में आपके 9 डॉक्यूमेंट्स पूरा बंडल आप रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप DM करके पूछ सकते हैं। होप्स आपके इस पूरे पाथवे में, पूरे 4 डे के कोर्स में काफ़ी कंसर्न्स, काफ़ी क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, काफ़ी चीज़ों का आपको पता चला होगा, काफ़ी नॉलेज में आपकी इन्हांसमेंट हुई होगी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। कोई भी पाथवे आप चूज़ करें उसके लिए बी फोकस एंड बी कॉन्शियस एंड बी एक्टिव, और अपने गोल को फोकस करें, गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।